बच्चों, मैथ के क्लास में एक्सरसाइज 1 तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। एनसीईआरटी के बुक को थ्रोली पढ़कर बना लेना है। और एनसीईआरटी का एक और बुक आता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उस बुक को भी बनाना है। मैक्सिमम से मैक्सिमम 2-4 सवाल तुम लोग को फंसेगा, लेकिन अटेम्प्ट लोगे तो सब बना लोगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तुम लोग को बना लेना है। इसमें एक्सरसाइज 1.1, 1.4 यह दोनों एक्सरसाइज बोर्ड के लिए ही तुम पढ़ रहे हो, इसे ज्यादा बनाने का जरूरत नहीं है दूसरे बुक से, कॉन्सेप्ट को बस समझना है। 1.2 और 1.3 फंक्शन के चैप्टर हैं, उन्हें तुम दूसरे बुक से बना सकते हो, डिटेल भी तुम पढ़ सकते हो। आज के क्लास में हम तुम्हें क्विक रिवीजन टॉपिक को बताएंगे, क्विक रिव्यू देंगे एक्सरसाइज 1 का, क्योंकि कल से नेक्स्ट क्लास से मेरा कैलकुलस का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। और बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी देना है कि बहुत सारे बच्चे जो 10th का एग्जाम दे चुके हैं, 10th पास कर चुके हैं, घर पर बैठकर बोर हो रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए अगले वीक से मतलब नेक्स्ट 1-2 दिन में ही उन्हें वीडियो अपलोड मिलने लगेंगे। यह वीडियो जो 10th क्लास के बच्चों में बहुत सारे बच्चे मॉडुलस का जानकारी नहीं है, लॉगरिथम का जानकारी नहीं है, तो उनको वीडियोस दिए जाएंगे। अभी जो बच्चे साइंस स्ट्रीम चुनने वाले हैं या कॉमर्स स्ट्रीम भी चुनने वाले हैं, मैथ चुनने वाले हैं या बायोलॉजी चुनने वाले हैं, सभी को यह वीडियो देखने के लिए उनके लिए क्लास 11th लिख कर वीडियो आएगा। वह उन्हें क्लास 11th वीडियो देखने के लिए एक फिक्स टाइम कर दिया जाएगा उन लोग के लिए भी, और वह फिक्स टाइम में वो अपना वीडियो देखेंगे, जिससे आने वाले 10 दिन में उनका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा, फिर उनका भी पढ़ाई स्टार्ट किया जाएगा। अभी तुम लोग के लिए बच्चों एक्सरसाइज 1 मैथ में कंप्लीट हो चुका है और लाइट हमारा पिकअप कर चुका है धीरे धीरे करके, तो हम लोग मैथ और फिजिक्स को लेकर चल रहे हैं। आगे चैनल्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक और भी बताए जाएंगे। अभी कुछ दिनों के बाद जेईई मेंस के क्वेश्चन पिछले ईयर में प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो पढ़ाया गया है उसको कंप्लीट करो और सभी वीडियोज को देखो। और फिर से बोल रहे हैं, अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लगाओ। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उन्हें भी बोलो पढ़ने के लिए, अपना काम बच्चों करो। तो ध्यान दो बच्चों, क्विक रिवीजन में ए एक सेट है, मान लो 1 2, बी एक सेट है 3 4, ए क्रॉस बी अगर हमें निकालना है तो क्रॉस का मतलब होता है कि इसका एक एलिमेंट इसके दोनों एलिमेंट से रिलेटेड होगा। 1 3, 1 4, 2 3, 2 4। तो दो सेट्स हैं। सेट्स क्या होता है तो डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, उनके बीच कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कर देते हैं। तो एक सेट ए होता है, एक सेट बी होता है। इसमें 1 2 दिया है, इसमें 3 4 दिया हुआ है। तो रिलेशन एक डिफाइन किया जाता है। सेट्स के ही कुछ एलिमेंट्स को हम लोग निकाल लेते हैं, सेट्स के ही कुछ एलिमेंट्स को हम लोग निकाल लेते हैं, वही मेरा रिलेशन होता है। तो रिलेशन 1 3 भी हो सकता है, 2 3 बंद हो गया, या इसको ले लो, या एक सिंगल ही ले लो, या कोई 3 ले लो, कोई 4 ले लो। तो टोटल या जो भी कुछ भी इसमें से चुन के लाओगे वह रिलेशन होगा। तो रिलेशन जो होता है वह सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है बाबू कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए में मान लो p है, नंबर ऑफ एलिमेंट बी में मान लो q है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में p इंटू q एलिमेंट होंगे। तो नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन जो होता है बच्चों वह 2 टू द पावर pq होगा। यह याद रखना। मान लो एक सेट है 1 2 3 और एक सेट दिया हुआ है ए बी, तो इन दोनों के बीच में कितने तरह के डिफरेंट रिलेशन बनाए जा सकते हैं। तो 2 के पावर 3 इंटू 2 मतलब 2 के पावर 6, यानी ए क्रॉस बी में एलिमेंट का संख्या पहले निकाल लेना है और 2 के पावर ए क्रॉस बी के एलिमेंट का संख्या हम लोग को लिख लेना है। तो रिलेशन क्या होता है तो दो सेट्स हैं ए बी, और ए और बी में क्रॉस करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, और कार्टेशियन प्रोडक्ट से कुछ भी चुन लेना ही रिलेशन होता है। तो रिलेशन सबसे पहला रिलेशन होता है बच्चों, सबसे पहला रिलेशन होता है इम्पटी रिलेशन।
इम्पटी रिलेशन का मतलब कुछ नहीं, एक ऐसा रिलेशन जिसमें जो कुछ नहीं हो, उसमें कुछ कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा हो। जैसे कुछ भी एक रिलेशन बना रहे हो तुम, दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन बना रहे हो और वह रिलेशन, ऐसा रिलेशन दिए हुए सेट में पॉसिबल ही नहीं है, तो वह रिलेशन इम्पटी रिलेशन कहा जाता है। तो इम्पटी रिलेशन मतलब होता है फाई, मतलब कुछ भी नहीं है। ठीक है बच्चों, ध्यान देना। दूसरा होता है बच्चों यूनिवर्सल रिलेशन, मतलब यूनिवर्सल वर्ड आया है सब कुछ से। सब कुछ मतलब ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए, मतलब रिलेशन अगर ए पर डिफाइंड है, रिलेशन इज डिफाइंड ऑन ए, रिलेशन अगर सेट ए पर डिफाइंड है तो ए क्रॉस ए हम लोग करके कार्टेशियन प्रोडक्ट ले आएंगे, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कुछ एलिमेंट्स चुनेंगे, वही रिलेशन होता है। तो कुछ नहीं चुनना इम्पटी रिलेशन है और टोटल का टोटल चुन लेना यूनिवर्सल रिलेशन होता है। तीसरा होता है बाबू आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब होता है कि ए कॉमा ए और बी में अगर रिलेशन है, ए और बी रिलेशन है, तो रिलेशन ए बराबर हमेशा बी होना चाहिए। आइडेंटिटी वर्ड कहां से आया है? तो एक ही जैसा, मतलब ए बराबर बी, मतलब सभी फॉर ऑल ए जो कि ए में हो, ए में सभी ए को चुनना है और ए बराबर बी का रिलेशन होना चाहिए, मतलब 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। तो आइडेंटिटी रिलेशन सिर्फ एक प्रकार का होता है, जैसे 1 2 3 है तो आइडेंटिटी रिलेशन लिखेंगे तो 1, 1, 2, 2, 3, 3। कोई चीज छोड़ नहीं सकते हो इसमें, मतलब ऐसा नहीं कि 1 1 2 2 लिखे 3 3 को छोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा। होगा तो पूरा का पूरा होगा और कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं लेना है, कोई एक्स्ट्रा भी नहीं लेना है और कुछ छोड़ना भी नहीं है, वह रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन होता है। तो इम्पटी मतलब कुछ नहीं, यूनिवर्सल मतलब सब कुछ, और आइडेंटिटी रिलेशन मतलब ए बराबर बी होता है बच्चों। फिर इसके बाद हमारा आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है कि ए कॉमा ए आर में हो, ए कॉमा ए आर में हो, ए जो है वह सेट ए का एलिमेंट है, तो सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का ए कॉमा ए आर में होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। उसके अलावा भी कुछ हो तो यह रोक नहीं रहा है, मतलब अगर सेट ए में 1 2 3 दिया हुआ है तो रिलेशन होगा 1 1 2 2, माने ए 1 अगर है तो 1 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 3 होना चाहिए, और 1 2 भी अगर हो गया तो कोई रोक नहीं रहा है। ये कह रहा है कि हर एक ए का ए मिलना चाहिए और उसके अलावा भी कुछ मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यह आइडेंटिटी रिलेशन जो होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होगा, वह आइडेंटिटी से डिफरेंट सिर्फ इतना है तो हर एक आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव तो होगा लेकिन हर एक रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में ज्यादा भी हो सकता है जबकि आइडेंटिटी में ज्यादा कम कुछ नहीं होता है। रिफ्लेक्सिव में कम नहीं होगा लेकिन ज्यादा हो सकता है। दूसरा रिलेशन होता है बाबू सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन होता है कि ए कॉमा बी अगर आर में भेटा रहा है तो बी कॉमा ए भी आर में भेटाना ही चाहिए, मतलब 1 2 अगर है तो 2 1 जरूर से जरूर उस रिलेशन में हो, मतलब कि अगर 2 3 है तो 3 2 भी होना ही चाहिए। एक होता है बाबू ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन होता है कि ए कॉमा बी अगर है एंड बी कॉमा सी भी है। ध्यान दो बच्चों, एक ऐसा रिलेशन है जिसमें दो ऑर्डर पेयर से जो मेरे एलिमेंट बन रहे हैं, ए कॉमा बी हो और बी कॉमा सी भी हो, तो ए कॉमा सी होना चाहिए। तो ट्रांजिटिव होने के लिए ए कॉमा सी को भी आर में होना चाहिए। ध्यान देना, अगर मान लो यह है और यह है ये नहीं है तब भी ट्रांजिटिव कहा जाएगा, क्योंकि ट्रांजिटिव नहीं कहने के लिए ये दोनों होने के बाद यह नहीं हो तब ट्रांजिटिव कह सकते हो। ट्रांजिटिव में अगर चेक करना है कि ये भी इंक्लूड हो तब यह मस्ट भी इंक्लूड होना चाहिए। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो वह रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो वह रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है। अगर कोई भी यूनिवर्सल रिलेशन लेते हो तो वह तीनों रिलेशन होता है।
इक्विवेलेंस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। और आठवां रिलेशन होता है इनवर्स रिलेशन। 3 इसमें बताए, 3 उसके पहले बताए थे, और यह तीनों मिला के इक्विवेलेंस हो गया। इनवर्स रिलेशन है कि ए बी को पलट पलट के लिख दो, मतलब एक रिलेशन दिया हुआ है 1 2 2 3 ऐसे दिया हुआ है, तो आर रिलेशन इनवर्स करोगे तो 2 1 और 3 2 इस तरह कर दोगे। तो इनवर्स रिलेशन बस ऑर्डर पेयर को पलट देना है। तो रिलेशन चैप्टर में हमें नॉलेज के रूप में बस इतना ही बात बाबू जानना है हम लोग को। तो यह डिफिनीशन को तुम लोग सब समझ जाओगे तो क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए क्लासेस दी हुई हैं, उन्हें तुम समझ लेना। अगर मान लो बच्चों एक सेट ए है, इसमें ए बी सी डी दिया हुआ है, और एक सेट है 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, तो इधर का जो एलिमेंट दिख रहा है तुम्हें, यह सेट ए और इससे को हम लोग सेट बी मान लेते हैं। तो यहाँ पे रिलेशन जो है वह इस प्रकार के का दिया हुआ है। यह एक रिलेशन है ए सेट और बी सेट के बीच में। तो इस रिलेशन को अगर तुम लिखोगे तो ऑर्डर पेयर में A1 B2 और C4 लिखोगे। तो जो ऑर्डर पेयर बाबू तुम लिखे हो, इसका पहला एलिमेंट के कलेक्शन से जो एक सेट तैयार होगा उसे तुम डोमेन कहोगे। तो डोमेन क्या आया, ABC। और कोडोमेन क्या होता है बच्चों, रेंज क्या होता है बच्चों, तो रेंज होता है ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट 1 2 4। और कोडोमेन क्या होता है, तो यह पूरा का पूरा मतलब 1 2 3 4 5। तो रेंज जो होगा वो हमेशा से हमेशा उसको कोडोमेन से ही चुराना होगा। रेंज जो होगा उसको हमेशा से हमेशा कोडोमेन से ही लेना होगा। तो कोडोमेन का सबसेट होता है रेंज। और डोमेन और कोडोमेन, कोई भी रिलेशन या फंक्शन बनता है तो उसमें ऑर्डर पेयर में एलिमेंट होते हैं। ऑर्डर पेयर का हर एक पहला एलिमेंट डोमेन होता है और दूसरा एलिमेंट ही रेंज होता है। अगर सेट जो है किसी सेट पर रिलेशन डिफाइंड है तो दूसरे कार्टेशियन प्रोडक्ट का दूसरा जो सेट होता है वही तुम्हारा कोडोमेन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों, ध्यान देना। अगर मान लिया जाए दो सेट्स के बीच में अगर हम रिलेशन ले रहे हैं, दो सेट्स के बीच में रिलेशन ले रहे हैं, तो एक स्पेशल टाइप रिलेशन को हम लोग फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन में क्या होता है कि पहला सेट में जो एलिमेंट है उन्हें प्री इमेज कहते हैं, और दूसरा सेट में जो एलिमेंट है उन्हें हम इमेज कहते हैं। तो हर एक प्री इमेज का एक इमेज होना ही चाहिए, यह बात क्लियर है, और एक ही होना चाहिए। मतलब अगर कोई फंक्शन है fx to y, तो पहला सेट x हो गया, दूसरा सेट y हो गया, तो देयर शुड बी यूनिक y फॉर एवरी x। माने प्रत्येक, यही फंक्शन के कंडीशन को तुम हमेशा याद रखना कि हर एक x का एक y होगा ही होगा और एक ही y होगा। माने x के कोई, देखो इसको x हमेशा ध्यान रखो और इसको हमेशा y ध्यान रखो। तो x का जो एलिमेंट होगा वो जरूर कनेक्शन में होना चाहिए, शुड ऑलवेज बी कनेक्टेड। एलिमेंट्स ऑफ x शुड ऑलवेज बी कनेक्टेड एंड कनेक्टेड टू ओनली वन एलिमेंट। मतलब कनेक्शन में होना ही चाहिए और एक ही से होना चाहिए। माने अगर x के एलिमेंट से दो तीर निकल गया तो वह फंक्शन नहीं होगा, और x का कोई एलिमेंट अगर खाली रह गया तो फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन नहीं होने के लिए बस दो सिस्टम होता है। पहला, x का कोई एलिमेंट अगर खाली रह गया, जैसे इससे e खाली हो गया तो फंक्शन नहीं होगा, और दूसरा है कि अगर मान लो c से दो तीर निकल गया तो फंक्शन नहीं होगा। अगर कोई फंक्शन है तो फंक्शन में जो पहला सेट है उसका सब एलिमेंट डोमेन कहलाता है, दूसरा सेट के सब एलिमेंट कोडोमेन कहलाते हैं, और दूसरा सेट के वह एलिमेंट जो डोमेन से कनेक्शन में है उन्हें हम रेंज कहते हैं। तो यहाँ भी रेंज कोडोमेन से होता है। दूसरा सेट में जो एलिमेंट है, मतलब y के जो एलिमेंट है उसमें कुछ खाली रह सकता है, उसमें दो तीर आके लग सकता है, लेकिन पहला सेट में कोई भी सिस्टम नहीं बनेगा बाबू। तो अगर कोई फंक्शन है उसे ग्राफिकली देखते हैं तो ग्राफिकली बस यह ध्यान देना है कि कोई भी फंक्शन होगा, अगर एक y का, ध्यान दो बाबू, एक x का एक ही y हो, यहाँ एक x का दो y हो गया तो फंक्शन नहीं होगा, एक x का एक ही y हर जगह मिल रहा है तो फंक्शन होगा। यानी कि अगर कोई ग्राफ से रियल वैल्यूड फंक्शन में
FR2R माने डोमेन भी रियल वैल्यू है और को डोमेन भी रियल वैल्यू है। तो रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए एक वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं ग्राफ में। अगर वर्टिकल लाइन एक ही पॉइंट पर काटता है हर जगह तो उसे हम लोग फंक्शन बोलते हैं, और अगर एक से अधिक जगह काट दिया तो एक एक्स का मोर देन 1y हो जाएगा तो वह फंक्शन नहीं होगा। यह एक इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, इसको तुम लोग ध्यान दोगे। अगर हम लोग फंक्शन में आगे बात करते हैं तो फंक्शन में हमारा जब फंक्शन बनाते हैं तो ABCD 1 2 3 4, इसका मतलब है बच्चों इस फंक्शन में तुम ध्यान दोगे, इस फंक्शन में अगर तुम ध्यान दो तो हर एक y का एक एक्स कनेक्शन है, तो एकक का एकक से कनेक्शन है, तो इस तरह के फंक्शन को हम 1 1 फंक्शन बोलते हैं। और अगर बच्चों कनेक्शन में इस तरह कनेक्शन हो जाए, मतलब एक इमेज का मोर देन 1 प्री इमेज हो जाए, एक इमेज का एक से अधिक प्री इमेज हो जाए, तो उसे हम लोग मेनी वन फंक्शन कहते हैं। तो 1 1 फंक्शन और मेनी वन फंक्शन के लिए हमेशा याद रखना या x होता है या y बराबर fx होता है बाबू। तो 1 1 शो करने के लिए एक fx1 निकालना, हमेशा फंक्शन के फार्मूला में fx1 निकाल लेना और fx2 निकाल लेना। fx1 और fx2 को बराबर कर देना, मतलब इमेज को बराबर कर देना। तो प्री इमेज भी अगर बराबर आ जाए और इसके अलावा कुछ नहीं आए तो वह 1 1 है। और अगर fx1 और fx2 को तुम बराबर किए और x1 x2 के बराबर होने के साथ साथ और भी कुछ आ जाए तो वह जो कुछ आ रहा है वह नॉट पॉसिबल ना हो, मतलब पॉसिबल हो, तो वह मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। तो 1 1 या मेनी वन फंक्शन को प्रूफ करने के लिए दिए हुए फंक्शन के फॉर्मूला में तरीका यही है कि fx1 निकालो, fx2 निकालो, fx1 और fx2 को बराबर करो। अगर बराबर करने के बाद x1 बराबर x2 आए और उसके अलावा कुछ भी ना आए, जो आए वह नॉट पॉसिबल हो जाए, तो वह 1 1 फंक्शन होता है। अगर fx1 और fx2 को बराबर किए और x1 बराबर x2 आने के साथ साथ और भी कुछ आए और वह भी पॉसिबल हो जाए तो वह मेनी वन फंक्शन होगा। अगर डोमेन और रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर हो जाए, रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर हो जाए, ऐसा कब होता है जब रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर होता है? जब इधर का सभी एलिमेंट कनेक्शन में हो जाए। अगर कुछ खाली रह गया तो कोडोमेन 1 2 3 4 5 हो गया, जबकि रेंज 1 2 3 4 ही रहा। इसलिए ऐसे स्थितियों में हमारा फंक्शन इनटू फंक्शन कहलाएगा जब रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं होंगे, और रेंज और कोडोमेन बराबर होता है तो फंक्शन ऑन टू फंक्शन कहा जाता है। बस याद रखना बाबू। तो फंक्शन को हम लोग 4 भाग में बांट सकते हैं, 1 1 ऑन टू, 1 1 इनटू, मेनी वन ऑन टू, मेनी वन इनटू। यह बात याद रखना। 1 1 को इंजेक्टिव भी बोला जाता है, ऑन टू को सब्जेक्टिव भी बोला जाता है। अगर एक फंक्शन 1 1 और ऑन टू होने के साथ साथ 1 1 ऑन टू भी है तो उसे हम लोग बाइजेक्टिव बोलते हैं। y बराबर x एक ग्राफ याद रखोगे बच्चों हमेशा, y बराबर x एक आइडेंटिटी फंक्शन होता है, और स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ होता है उसका रेंज r और कोडोमेन भी r होता है। y बराबर x स्क्वायर, कोई भी क्वाड्रेटिक एक पैराबोला ग्राफ देता है। पैराबोला क्या होता है वो धीरे धीरे तुम जानोगे। तो y बराबर x स्क्वायर का अगर ग्राफ होगा तो इसमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू u शेप्ड ग्राफ मिलेगा। y बराबर mod x का ग्राफ इस प्रकार का बाबू मिलता है। y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ स्टेप फंक्शन की तरह हमें प्राप्त होता है बच्चों। इसमें मशीन एक ऐसा मशीन है जो केवल इंटीजर फेंकता है, और फ्रैक्शनल पार्ट का अगर ग्राफ ड्रा करोगे तो ग्राफ इस प्रकार का बाबू मिलता है। अगर y बराबर एक कांस्टेंट का ग्राफ ड्रा करते हो तो इस प्रकार ग्राफ मिलता है। y बराबर 1/x का ग्राफ ड्रा करते हो तो रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ इस प्रकार बाबू मिलता है। और ग्राफ के शिफ्टिंग के वीडियोज क्लासेज भी गए हुए हैं, उन्हें तुम लोग ध्यान पूर्वक बाबू समझ लेना। देखो फंक्शन में, रियल वैल्यूड फंक्शन में डोमेन और रेंज निकालने का भी सवाल होता है। तो रेंज और कोडोमेन निकालने का सवाल, तो y बराबर √a रहेगा तो a हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, log a रहेगा तो a हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, 1/a रहेगा तो a 0 नहीं होना चाहिए। डोमेन निकालने के लिए इनवर्स पर भी सवाल होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे भी वो हमें आगे डील करेंगे। दिए हुए चीजों में
डोमेन निकालते समय डोमेन के तुम क्लास को पीछे जाकर देख लोगे, और ग्राफिकल क्लास भी है पीछे वीडियोज में, उन्हें भी तुम बाबू डिटेल देख लोगे। 1.1 में रिलेशन चैप्टर के बारे में, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के बारे में ही सिर्फ सवाल दिए हुए हैं, और 1.2 चैप्टर में तुम्हें दिए गए हैं कि कौन सा फंक्शन 1 है, कौन सा मेनी वन है, अगर रेंज और कोडोमेन बराबर आ जाएगा तो वह ऑन टू है, ये सब बात तुम्हें दिए हुए हैं। अब आता है बाबू कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। तो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन है कि एफ और जी दो अलग अलग फंक्शन दिए हुए हैं। एफ जो है वह ए से बी पर समाप्त हो रहा है, और जी जो है बी से सी पर आ रहा है। तो एक फंक्शन हमें गॉफ लेना पड़ता है जो ए से सी पे समाप्त हो, तो गॉफ ही कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन है। मतलब यह ए है, यह बी है और यह सी है, तो यह एफ फंक्शन है और यह जी फंक्शन है, तो यही गॉफ फंक्शन है। तो गॉफ फंक्शन निकालने का बहुत ही नॉर्मल सा सवाल होता है। एफ एक्स बराबर मान लो दे दिया एक्स स्क्वायर, और जी एक्स बराबर मान लो दे दिया 10x। हमको जी ऑफ एफ एक्स पूछे, जी ऑफ एफ एक्स कॉम्पोजिशन हुआ है जिसे गॉफ भी कहते हैं, और गॉफ फंक्शन अगर निकालना हो तो हमेशा ध्यान दो बाबू, जी एफ एक्स के जगह क्या है, तो एक्स स्क्वायर, तो जी एक्स का मतलब 10x है, तो जी एक्स स्क्वायर का मतलब 10x स्क्वायर। इस तरह से कॉम्पोजिशन फंक्शन एक नॉर्मल सा सवाल का क्वेश्चन होता है, जिसमें एफ एक्स और जी एक्स को मिला देना होता है। मिलाने में बस ध्यान देना बाबू, एफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स दे रहा है, और जी एक्स क्या दे रहा है, साइन एक्स दे रहा है बाबू। तो एफ ऑफ जी एक्स निकालोगे अगर कॉम्पोजिशन करोगे, जिसे तुम फॉग बोलते हो, तो फॉग निकालना होगा, तो एफ यहाँ साइन एक्स लिखोगे, तो एफ साइन एक्स का एफ साइन एक्स लिख दिए, एफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, तो एफ साइन एक्स जो होगा वह ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स होगा। इस तरह से हम लोग कंपोजिशन करते हैं। अब होता है इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन के लिए बहुत ही सिंपल साधारण सा एक कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसको ध्यान दो। एक सेट ए है और एक सेट बी है, इसके बीच फंक्शन एफ है, ए बी सी डी 1 2 3 4। अब बी से ए ले लोगे तो वही एफ इनवर्स बोला जाता है। अगर इनवर्स कर रहे हो तो जो डोमेन था वह अब ई डोमेन बन जाएगा इनवर्स के लिए। तो इनवर्स निकालोगे तो सब एरो पलट जाएगा, तो सब एरो पलटने पर जो कंडीशन फंक्शन के डिफिनीशन में इस सेट के लिए चल रहा था वही अब एफ इनवर्स के डिफिनीशन में इस सेट के लिए चलने लगेगा। मतलब बच्चों ए बी सी डी अगर दिया हुआ है और इधर 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, अगर यह हम बोले कि एफ डिफाइन है कि नहीं, तो फंक्शन डिफाइन है, लेकिन एफ इनवर्स डिफाइंड है कि नहीं, तो नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड है कि 5 खाली रह गया है। तो इसलिए इनवर्स फंक्शन एक कोई भी फंक्शन इन्वर्टेबल तभी होगा जब वह 1 1 ऑन 2 फंक्शन हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि कोई भी फंक्शन इन्वर्टेबल है, कैसे जानेंगे, तो पहले उसको प्रूव करके दिखा देंगे कि वह 1 1 ऑन 2 हो। और अगर एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स निकाल कर हम एक्स पा लिए, आइडेंटिटी फंक्शन पा लिए, तो जी ही एफ का इनवर्स होता है। तो इनवर्स फंक्शन, दो इनवर्स फंक्शन जब एक दूसरा के इनवर्स होते हैं तो उनका कॉम्पोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन मिलता है। अगर हमें इनवर्स फंक्शन निकालना हो तो पहले हमें प्रूव करना होता है कि वह 1 1 ऑन 2 है कि नहीं। अगर हम एफ एक्स बराबर एक्स बाई एक्स प्लस 1 मेरा एक फंक्शन दे दे और कहे कि इसका इनवर्स फंक्शन तुम निकाल कर दिखाओ, तो तुम इसको एफ एक्स को ही वाई मान लेना और इस तरह से लिखना। मतलब जो तुम्हारा वाई एक्स के टर्म में लिखा हुआ था, अब तुम क्या करोगे, तो एक्स को ही तुम वाई के टर्म में लिख लोगे, एक्स को ही तुम वाई के टर्म में लिख दोगे और यही तुम्हारा एफ इनवर्स वाई होगा। मतलब वाई बराबर एफ एक्स अगर होगा, मतलब वाई एक्स के टर्म में पहले लिखा हुआ था फंक्शन के लिए, तो उसी एक्स को अब तुम एफ इनवर्स वाई के टर्म में लिख दोगे। लेकिन नोटेड दैट फंक्शन इन्वर्टेबल होने के लिए सबसे पहले यह दिखाना जरूरी होता है कि वह 1 1 ऑन 2 हो। तो इस चैप्टर में 1.3 चैप्टर में पहले तो कॉम्पोजिशंस के सवाल हैं और दूसरे फिर इनवर्स निकालने के सवाल हैं। तो इनवर्स निकालने वाले सवाल में तुम 1 1 ऑन 2 प्रूव करोगे, जो 1.2 चैप्टर में तुम सीख चुके हो। और इनवर्स निकालने में तुम्हें करना क्या है, तो जो एफ एक्स है उसको y लिख देना और x को y के टर्म में ले आ देना और x को ही एफ इनवर्स y लिख देना बच्चों। अब उसके बाद मेरा टॉपिक आता है बाइनरी। बाइनरी का मतलब होता है दो।
बाइनरी का मतलब होता है 2, तो दो एलिमेंट के बीच में ऑपरेशन को हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। अगर जो दोनों एलिमेंट चुने हैं वह जिस सेट से चुने हैं, ऑपरेशन होने के बाद भी हमें उसी सेट में आंसर चाहिए। मतलब एक बाइनरी ऑपरेशन जब भी डिफाइन होगा तो एक सेट पर डिफाइन होगा। बाइनरी ऑपरेशन जब भी डिफाइन होगा तो वह एक सेट पे डिफाइन होगा। बाइनरी ऑपरेशन ए स्क्वायर हो सकता है, मैंने ए मल्टीप्लाई कर दिए, या कुछ भी हो सकता है। बाइनरी ऑपरेशन जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना, एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना, मल्टीप्लाई करना, कुछ भी हो सकता है बाइनरी ऑपरेशन। और बाइनरी ऑपरेशन निकालने के क्रम में कोई भी डिफिनेशन हम एक सेट पर डिफाइन करते हैं। तो सेट पर डिफाइन करेंगे तो जो एलिमेंट चुनेंगे वह दिए गए सेट में से ही चुनेंगे, और जो ऑपरेशन रिजल्टेंट ऑपरेशन करने के बाद जो हमें एलिमेंट मिलेगा वह भी अगर इसी सेट में से मिला तो वह बाइनरी ऑपरेशन है। जैसा कि z प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर में a स्टार b जो है वह a माइनस बी दे दिया, तो a और b को तुमको चुनना है इंटीजर पॉजिटिव में से। तो a माइनस बी जब निकालोगे तो निगेटिव भी यह हो सकता है। जैसे कि अगर 2 ले लो, a को 2 ले लो, इसको 3 ले लो, तो -1 मिल जाएगा। तो यह निगेटिव भी हो सकता है, इसलिए यह बाइनरी नहीं होगा। लेकिन यही अगर प्लस होगा तो यह बाइनरी होगा। दो पॉजिटिव नंबर का एडिशन हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। तो यानी कि यह दिया रहेगा। पहला क्वेश्चन इससे यही होता है कि बाइनरी है कि नहीं। दूसरा होता है बाबू कम्यूटेटिव का। तो a स्टार b निकालें और b स्टार a निकालें। कोई भी क्वेश्चन रहेगा जैसे a स्टार b एक ऑपरेशन दे दिया a b स्क्वायर, तो b स्टार a निकालोगे तो हो जाएगा b a स्क्वायर। तो बराबर नहीं ना हुआ, तो कम्यूटेटिव नहीं हुआ। अगर बराबर आ जाएगा तो कम्यूटेटिव होगा। तो कभी भी दो ऑपरेशन कम्यूटेटिव है या नहीं है उसके लिए बस दोनों का जगह बदलना है। हिंदी नाम होता है क्रम विनिमय, माने ऑर्डर को रिप्लेस कर दो। माने ए के जगह बी और बी के जगह ए रख दो। जो रिजल्टेंट पाओ अगर सेम पाते हो तो वह कम्यूटेटिव है। और एक होता है एसोसिएटिव ला। एसोसिएटिव में ब्रैकेट की जगह को बदलते हैं। ए स्टार बी स्टार सी है तो ए स्टार बी स्टार सी, इसमें ऑपरेशन करने के बाद ए के साथ ऑपरेशन करो और इसमें ऑपरेशन करने के बाद सी के साथ ऑपरेशन करो। अगर बराबर आया तो एसोसिएटिव होगा, अब नहीं आया तो एसोसिएटिव नहीं होगा। एक सेट दिया है 1 2 3 और एक ऑपरेशन टेबल बनाना है बाइनरी के लिए। ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी दिया हुआ है। तो तुम क्या करोगे बाबू, तुम क्या करोगे कि स्टार करके तुमको इस तरह से एक सेट बनाने के लिए तुमको दे देगा सेट में। तो यहाँ पे वो सेट लिखोगे, यहाँ पे वो सेट लिखोगे और जो है वहां पे आंसर में तुम लोग लिख दोगे। यह खैर ये तो बाइनरी ही नहीं पड़ रहा है बहुत सारे नंबर के लिए। जो 2 और 3 लिख देंगे तो 5 आ जाएगा। 5 का सेट दिया हुआ ही नहीं है। मतलब ऐसा होना चाहिए कि दिए गए सेट में ही बाइनरी मिले। मतलब ऑपरेशन टेबल बनाने में करना क्या है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में सेट के एलिमेंट्स को लिख देना है, वर्टिकल लाइन में सेट के एलिमेंट को लिख देना है, और जो ऑपरेशन दिया है उस ऑपरेशन को कर करके हम लोग ऑपरेशन को निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखो बाबू, मेरा नेक्स्ट बात आता है बाइनरी ऑपरेशन में आइडेंटिटी और इनवर्स निकालना। ए मान लो ए स्टार बी कोई ऑपरेशन किए तो किसी ना किसी सेट पे डिफाइन होगा। तो ए को उसी सेट में से चुने होंगे, बी को उसी सेट में से चुने होंगे। तो ए स्टार बी करें तो ऑपरेशन के बाद भी उसी सेट में मेरा एलिमेंट मिलेगा, और उस सेट में अगर एलिमेंट मिलेगा तो ए स्टार बी करने के बाद हमको जो मिला मान लो सी भी उसी में मिलेगा। तो यह ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन होता है। अगर ए स्टार ई किए और ई स्टार ए किए, मतलब पलटने के बाद भी सेम रहा तो और वह ए के बराबर हो जाए, माने ए का ऑपरेशन किसी एलिमेंट के साथ करते हैं और ऑपरेशन करने के बाद फिर हमको ए ही प्राप्त होता है, तो ई को ही हम लोग आइडेंटिटी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बाबू। ए स्टार बी बराबर अगर ए प्लस बी दिया है तो ए स्टार ई लिखोगे तो ए प्लस ई लिखोगे, उसको फिर ए के बराबर कर दोगे तो ई बराबर आया 0। तो 0 ही इस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। मतलब कोई भी ऑपरेशन में ए स्टार ई निकालो और उसको ए के बराबर कर दो, और बराबर करने के बाद ई का जो वैल्यू आएगा वह वैल्यू ही क्या होना चाहिए बाबू, आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। जो भी आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वह दिए गए सेट में से ही मिलना चाहिए,
ए पर डिपेंड नहीं करना चाहिए और कम्यूटेटिव को फॉलो करना चाहिए, मतलब ई स्टार ए के भी बराबर होना चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि हर एक इन बाइनरी ऑपरेशन में तुम आइडेंटिटी प्राप्त कर पाओ। हो सकता है वह कम्यूटेटिव ना हो तो तुम्हें बाइनरी नहीं प्राप्त हो पाएगा। हो सकता है कभी ऐसा हो जाए कि ई जो है वह ए पे डिपेंड करता हुआ आ जाए तो भी वह आइडेंटिटी नहीं निकाल पाओगे तुम। अब आता है बाबू इनवर्स निकालना। दो एलिमेंट एक दूसरा के इनवर्स कहे जाते हैं अगर उनके बीच का ऑपरेशन आइडेंटिटी के बराबर आ जाए। उनके बीच ऑपरेशन किए और वह आइडेंटिटी के बराबर आ जाए तो उसे हम लोग उन दोनों एलिमेंट को एक दूसरा का इनवर्स कहते हैं। अब थोड़ा सा पीछे जाओगे तो तुम देखोगे कि दो फंक्शन ए फॉर एफ इनवर्स का कंपोजिशन करते थे तो एक्स मिलता था, मतलब आइडेंटिटी मिलता था। तो इस चैप्टर में सवाल क्या पूछा जा सकता है? तो सवाल पूछा जा सकता है कि बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, इसको कम्यूटेटिव है या नहीं है, एसोसिएटिव है या नहीं है, ऑपरेशन टेबल बनाना है, और पूछ सकता है आइडेंटिटी निकालो और इनवर्स निकालो। तो चैप्टर बहुत सी नॉर्मल है बच्चों। जो भी स्पीड में तुम्हें आज समझाया गया है उस स्पीड में तुम लोग पूरा वीडियो सुनना, समझना और बाकी लोग को भी बोलो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सोचेंगे सब तो मालूम ही है तो हम सुने क्यों। तो सबको मालूम है ना बच्चों की रामायण में क्या हुआ था, फिर भी लोग बार बार देखते हैं और उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं। वही वीडियोज को बार बार देखना है, बार बार पढ़ना है और ज्ञान प्राप्त करना है। दिमाग की स्पीड के बढ़ाने के लिए और फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए रिवीजन क्लास बहुत जरूरी होता है। इसलिए बच्चों, प्रिय बच्चों, मेहनत करो और मेहनत करके ही तुम आगे बढ़ सकते हो। तो अगले क्लास में हम लोग कैलकुलस लेकर आ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सभी बच्चों को इन्फॉर्म करो, जो बच्चे तुमसे जैसे भी जुड़ रहे हो सबको जोड़ो और हम लोग को सपोर्ट के साथ आगे बढ़ते रहना है।